हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2015 का सीडीपी का क्वेश्चन पेपर। इससे पहले हम 2014 के सब कर चुके हैं और हम 2011 से लेके 2023 तक जितने भी सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं सबका 1 बाय 1 सोल्यूशन कर रहे हैं सीडीपी का। उसके बाद हम मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश और इनकी पेडागोजी के क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं सीडीपी के 2015 के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ इन्फेंसी इज़ फ्रॉम। तो हमें पता है कि इन्फेंसी जो शैशव काल होता है उसकी अवधि होती है 0 से लेके 11 मंथ तक, तो यानी बर्थ टू 1 ईयर। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, जन्म से लेके 1 वर्ष तक इन्फेंसी की जो एज है वो होती है। ठीक है, 11 मंथ तक मानी गई है, वैसे बेसिकली 0 से 11 मंथ। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू पियाजे अ चाइल्ड बिटवीन 2 to 7 years इज इन द डैश स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो इसका आंसर अगर अपनी पियाजे की थ्योरी को पढ़ा है तो बहुत अच्छे से पता होगा। 2 से लेके 7 साल तक के जो बच्चे हैं वो आते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज में, जो सेकंड स्टेज है पियाजे की। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। पहली स्टेज होती है सेंसरी मोटर, जो 0 से लेके 2 साल तक होती है। उसके बाद आती है प्री ऑपरेशनल जो 2 से लेके 7 साल तक की होती है। उसके बाद कंक्रीट ऑपरेशनल जो 7 से 11 साल की है, और उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशनल 11 से अबव के बच्चे जो आते हैं। 4 स्टेज ही पियाजे ने दी है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम, तो हम ये क्वेश्चन बहुत बार कर चुके हैं पहले कि जो विकास है वो कैसे बढ़ता है। कंफ्यूजन हो जाती है कई बार। देखो, कॉम्प्लेक्स टू हार्ड तो नहीं जाता, सिंपल टू इजी भी नहीं जाता, जनरल टू स्पेसिफिक या स्पेसिफिक टू जनरल। तो अल्फाबेट में क्या आता है, पहले जी आता है बाद में एस आता है। तो इसी तरह याद रखना, यहाँ भी जी पहले आएगा एस बाद में आएगा। तो जनरल टू स्पेसिफिक बढ़ता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। हेड टू टोए सिफेलोकॉडल और सिर टू पैर होता है, और जनरल टू स्पेसिफिक बढ़ता है। कुछ चीज़ें हैं जो याद रखनी होती है डेवलपमेंट के लिए हमने। नेक्स्ट है, व्हेन एडल्ट्स एडजस्ट टू द असिस्टेंट दे प्रोवाइड टू फैसिलिटेट प्रोग्रेशन ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस टू पोटेंशियल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, इट इज कॉल्ड। तो जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? देखो, सहयोग के बारे में पूछा है कि उस सहयोग को क्या कहा जाता है। तो उसे हमें पता है कि जो वाइगोस्की है उन्होंने स्कैफोल्डिंग का नाम दिया है। जो ये हेल्प होती है, सहयोग होता है, जो ये गाइडेंस दी होती है, इसको स्कैफोल्डिंग का नाम दिया है लेव वाइगोस्की ने अपनी थ्योरी में। तो इसको कहते हैं स्कैफोल्डिंग। यहाँ से तो हिंदी में से हमें साफ पता ही चल रहा है सहयोग देना, लेकिन कई बार ये हिंदी में इसका जो है उसको भी स्कैफोल्डिंग ही लिखा होता है हिंदी में भी। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, स्कैफोल्डिंग कहते हैं हेल्प को। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द एग्जिस्टिंग स्कीमास टू इंक्लूड न्यू इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड। देखो, इसकी भी ट्रिक होती है। जो लोग हैं वो एसिमिलेशन और एकोमोडेशन में कंफ्यूजन रहते हैं। देखो, अडेप्टेशन तो नहीं है, इकोसेंट्रिज्म भी नहीं है। एसिमिलेशन क्या होता है कि कोई भी नवीन जानकारी शामिल करना, अपने जो स्कीमा होता है उसमें न्यू जानकारी डालना, या फिर एज इट इज़ कुछ जानकारी डालना। लेकिन अगर ये वर्ड आपको मिलता है कि चेंजिंग वाला और मॉडिफाइंग वाला वर्ड आपको अगर क्वेश्चन में मिलता है तो आंसर जाएगा एकोमोडेशन के साथ। ठीक है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में जो बदलाव होता है या मॉडिफाई किया जाता है उसे कहते हैं अकोमोडेशन। तो ध्यान रखना, अगर एज इट इज़ वर्ड दिया हो तो आएगा एसिमिलेशन, चेंजिंग, मॉडिफाइंग वर्ड दिए हो तो एकोमोडेशन आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। और वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। फिफ्थ का ऑप्शन आ जाएगा एकोमोडेशन। एसिमिलेशन एकोमोडेशन में कन्फ्यूजन होती है तो आप वीडियो देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से समझाया हुआ है। इन मिडल चाइल्डहुड स्पीच इज मोर डैश रदर देन डैश। मिडल चाइल्डहुड की बात हो रही है। देखो, अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है कि जो स्पीच होती है वो इगोसेंट्रिक स्पीच होती है। जो वाइगोत्स्की ने भी बात की है इस पे, जो छोटे बच्चे होते हैं वो इगोसेंट्रिक स्पीच रखते हैं। लेकिन मिडल चाइल्डहुड की बात की है, थोड़े से और बड़े हो जाते हैं तो मिडल चाइल्डहुड में इगोसेंट्रिक स्पीच की जगह सोशलाइज्ड स्पीच आ जाती है। मतलब जो बच्चे हैं वो अपने आसपास के लोगों से भी बात करना स्टार्ट कर देते हैं, उनकी भी सुनना स्टार्ट कर देते हैं। जबकि अर्ली चाइल्डहुड में सिर्फ खुद को ही इंपॉर्टेंस देते हैं बच्चे। ठीक है, तो इगोसेंट्रिक रादर देन, एक सेकेंड, मतलब इन मिडल चाइल्डहुड स्पीच इज मोर सोशलाइज्ड रादर देन इगोसेंट्रिक। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ से सही बनेगा, सोशलाइज्ड हो जाती है रादर देन इगोसेंट्रिक स्पीच। ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही है। द चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इन्वॉल्व्स, बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल है? बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां,
हाँ ठीक है। चिल्ड्रन सिटिंग इन अ कॉर्नर बिल्कुल नहीं। लर्निंग इन रिस्ट्रिक्टेड बिल्कुल नहीं। एक्टिविटीज़ दैट डू नॉट इंक्लूड प्ले बिल्कुल नहीं। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वही है जहाँ बच्चे खुद अपनी एक्टिविटी करते हैं, अपने हाथ से काम करते हैं। कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डैश बुद्धि उच्च स्तरीय थी। तो ये वहां से हो रहा है, मल्टी डायमेंशनल बुद्धि से ये सारी ऑप्शंस दिए गए हैं जो हार्वर्ड गार्डनर की मल्टी डायमेंशनल बुद्धि है, और उन्होंने बताया कि 8 प्रकार की बुद्धि होती है। ठीक है, तो अगर संगीत में इंटरेस्ट कर रहा है, म्यूजिक में, तो उसके अंदर म्यूजिकल बुद्धि है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। स्थानिक बुद्धि नहीं है। स्थानिक बुद्धि होती है दार्शनिकों में, बॉडीली काइनेस्थेटिक जो रेसर स्पोर्ट्स पर्सन में होती है। ठीक है, भाषाई होती है जो लेखकों में होती है, जो राइटिंग करते हैं। तो म्यूजिकल जो संगीत से जुड़े हुए हैं, तो म्यूजिकल बुद्धि इनमें होती है। When a teacher considers boys as naturally better at mathematics than girls, it shows that the teacher is अच्छा, टीचर ये मान रहे हैं कि जो लड़के हैं वो मैथ्स में अच्छे होते हैं, जबकि लड़कियां थोड़ी कम अच्छी होती है लड़कों से। तो वो क्या कर रहा है, वो पक्षपात कर रहा है भाई, जेंडर बाइस्ड है वो टीचर। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, लड़कियां कमजोर होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा मानना ही होता है बस, जो पक्षपात करते हैं टीचर्स। इंक्लूसिव एजुकेशन एज्यूम्स दैट वी शुड चेंज द डैश टू फिट द डैश। हमें क्या चेंज करना चाहिए, हमें हमें कुछ भी चेंज कर देना चाहिए, बस उसको फिट करना चाहिए चाइल्ड के अकॉर्डिंग। तो चाइल्ड आएगा सेकंड में, तो इसमें चाइल्ड नहीं है, इसमें चाइल्ड है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो सिस्टम को चेंज करना है। हर किसी किसी को भी चीज़ को हम चेंज कर सकते हैं चाइल्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन एज्यूम्स दैट वी शुड चेंज द सिस्टम टू फिट द चाइल्ड। चाइल्ड फिट होना चाहिए बस। ठीक है। Children have the potential to create knowledge and make meaning. From this perspective, the role of a teacher is that of, देखो हमेशा जो टीचर का जो रोल होता है सुगमकर्ता के रूप में। कि कोई भी अगर स्टेटमेंट आ जाए, लेकिन अगर टीचर का रोल पूछा हो और फैसिलिटेटर उसमें ऑप्शन हो, तो फैसिलिटेटर के साथ ही जाना है। सुगमकर्ता जो अधिगम को, उनकी लर्निंग को, उनकी सोच को सुगम करता है, फैसिलिटेट करता है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी विशेषता प्रभावशाली बच्चों की नहीं है, नहीं है बतानी है। हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस हाँ होती है। हाई सेल्फ एफिशिएंसी भी होती है। बिलो एवरेज मेंटल प्रोसेस, या फिर सॉल्विंग प्रॉब्लम इनसाइटफुली, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तभी वो प्रतिभाशाली है, गिफ्टेड है। तो ये नहीं होता उनके अंदर कि जो उनकी मानसिक क्रियाएं होती है वो निम्न नहीं होती एवरेज से, बल्कि ज्यादा होती है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। According to the pre-conventional level of Kohlberg theory, to which of the following would an individual turn when making a moral decision? तो हमें पता है कि जो कोहलबर्ग है उन्होंने 3 लेवल दिए हैं। प्री लेवल के बारे में पूछा है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल दिए हैं। तो प्री कन्वेंशनल में आते हैं छोटे बच्चे जो प्राइज और रिवॉर्ड पे काम करते हैं। अगर उनको बता दिया जाए कि ये काम करने से उन्हें प्राइज मिलता है, तो ही वो मोरालिटी को फॉलो करेंगे। और उनको पता चल जाए कि ऐसा काम करने से हमें दंड मिलता है, तो वो उस मोरालिटी को फॉलो नहीं करेंगे। मतलब मोरालिटी जो होती है वो पनिशमेंट और रिवॉर्ड पे ही डिपेंड होती है। तो यहाँ से जो ऑप्शन बनेगा वो फर्स्ट ऑप्शन सही बन जाएगा, पोटेंशियल पनिशमेंट इन्वॉल्व। ठीक है। इंडिविजुअल वैल्यूज है, ये तो सेकंड लेवल की जो थर्ड लेवल होता है उसकी फर्स्ट स्टेज में आती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से सही है। रिगार्डिंग लर्नर्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस, रिगार्डिंग लर्नर्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस द टीचर शुड, क्या करना चाहिए टीचर को, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। सोल्व द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डिडक्टिव मेथड, हाँ ठीक बात है। मोस्ट ऑफ द टाइम यूज एल्गोरिथम्स प्रोवाइड्स फैक्ट्स टू स्टूडेंट्स टू मेमोराइज देम, डिडक्टिव नहीं, ठीक बात नहीं है ये, डिडक्टिव नहीं, इंडक्टिव मेथड यूज करना है। एल्गोरिथम में टाइम नहीं यूज करना, मेमोराइज तो बिल्कुल नहीं कराना। तो फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ से सही हो जाएगा, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, नहीं बताना है। ऑल डेवलपमेंट फॉलोज द सीक्वेंस, बिल्कुल सही बात है ये तो काट दो। ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट आर इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही, इंपॉर्टेंट है। ऑल डेवलपमेंट रिजल्ट्स फ्रॉम एन इंटरेक्शन ऑफ मैच्योरेशन एक्सपीरियंस, ये भी बिल्कुल सही बात है। ऑल डेवलपमेंट एंड लर्निंग प्रोसीड एट इक्वल रेट, इक्वल रेट पे नहीं करती, वेरीज रेट पे करती है। डिफरेंट डिफरेंट रेट होते हैं, डिफरेंट एज में अलग अलग समान स्तर नहीं होता, डेवलपमेंट का अलग अलग स्तर होता है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन ही सही हो जाएगा, क्योंकि हमें नहीं बताना है यहाँ पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ कंडक्टिंग असेसमेंट, ओके, असेसमेंट कंडक्ट करने का इफेक्टिव वे बताना है। इफेक्टिव वे, असेसमेंट शुड बी एट द एंड ऑफ द सेशन, बिल्कुल नहीं, ये तो समेटिव असेसमेंट की बात हो रही है। असेसमेंट इज एन इनबिल्ट प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग, ठीक है।
असेसमेंट शुड बी डन ट्वाइस इन एन एकेडमिक सेशन, एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड। ऐसा किसने कहा भाई, तो थर्ड तो काटो। असेसमेंट शुड बी डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी, बिल्कुल नहीं, टीचर्स के द्वारा ही किया जाता है, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। असेसमेंट इज एन इनबिल्ट प्रोसेस इन टीचिंग लर्निंग, एक अंतर्निहित प्रक्रिया है जिसको टीचिंग लर्निंग से अलग नहीं किया जा सकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी जो असेसमेंट होती है वो होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट, ड्यूरिंग जो दौरान की जाती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू क्रिएटिविटी। देखो जब भी क्रिएटिविटी का नाम आ जाए, बहुत बार बता चुकी हूँ कि डाइवर्जेंट थिंकिंग के साथ जाता है हमेशा। क्रिएटिविटी डाइवर्जेंट दोनों बिल्कुल एक चीज़ है, ध्यान रखना। तो क्रिएटिविटी डाइवर्जेंट थिंकिंग, और कोई ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चिल्ड्रन वुड वाइगोत्स्की एग्री विद। वाइगोत्स्की की थ्योरी कौन सी थी, सोशो कल्चर थ्योरी, तो वही ऑप्शन सही मिलेगा जिसमें सोसाइटी या फिर कल्चर का जिक्र हो। तो चिल्ड्रन लर्न थ्रू सोशल इंटरेक्शन विद पियर्स एंड एडल्ट्स, हाँ यही सही बात है। चिल्ड्रन लर्न व्हेन दे आर ऑफर्ड lucrative rewards, नहीं। चिल्ड्रन थिंकिंग कैन बी अंडरस्टूड बाय कंडक्टिंग लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स, ऐसा कब बोला। चिल्ड्रन आर बोर्न एविल, ऐसा बिल्कुल नहीं है, विल बोर्न होते हैं, तो यही सही है। चिल्ड्रन लर्न थ्रू सोशल इंटरेक्शन विद पियर्स एंड एडल्ट्स। चिल्ड्रन आर, बच्चे क्या हैं भाई, जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं, सही बात है बिल्कुल। चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं, और जो वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक, क्वांटिटेटिव नहीं क्वालिटेटिव भी होता है, तो काट दो। रीते बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है, नहीं, अपनी ही सोच रखते हैं बच्चे। निष्क्रिय होते हैं, बिल्कुल नहीं होते, तो फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ से सही बन रहा है कि जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चिल्ड्रंस एरर इज करेक्टेड। एरर्स क्या होते हैं, एरर्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। चिल्ड्रन कमिट्स एरर बिकॉज दे आर केयरलेस, नहीं। चिल्ड्रन एरर्स आर पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, हाँ बिल्कुल सही बात है। चिल्ड्रन कमिट एरर व्हेन द टीचर इज lenient एंड डजंट पनिश देम फॉर मिस्टेक, कि शिक्षक एक सौम्य होता है और उनको इसलिए करते हैं गलतियां, नहीं। चिल्ड्रंस एरर्स आर इनसिग्निफिकेंट फॉर द टीचर एंड शी शुड जस्ट स्ट्राइक आउट द मिस्टेक्स, नेगेटिव पॉइंट है, तो सेकंड ऑप्शन ही सही हो जाएगा। चिल्ड्रंस एरर आर पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। A teacher needs to ensure that all learners in her class feel accepted and valued, ठीक है। तो इस बात के लिए टीचर को क्या करना चाहिए, कड़े नियम बनाए बनाए और बच्चे उनका पालन नहीं करें तो दंड दें, नहीं। वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करें, क्यों करे। उन शिक्षार्थियों का पता लगाए जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं, ये कैसे ऑप्शन है यार, देखते ही कट रहे हैं ऑप्शंस, है ना। अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें, बिल्कुल सही, उनको पता चले कि कौन सी पृष्ठभूमि से आए हैं ताकि उसी हिसाब से वो एजुकेशन देने में सफल हो। सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है, तो विभिन्नता के क्या कारण है। तो लर्निंग स्टाइल है भाई, इनकी अपनी अपनी अधिगम शैली है, ये कोई अकेले में पसंद करता है, कोई समूह में पसंद करता है, ठीक है। तो लर्निंग स्टाइल यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है, इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन। शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाए, क्यों किया जाए। विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही है, बिल्कुल नहीं। शिक्षक को अपनी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात। जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं बच्चों को उनकी अपेक्षा करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। थर्ड ऑप्शन ही सही है, बिल्कुल। द टीचर शुड रिस्पेक्ट ऑल लैंग्वेजेस एंड एनकरेज चिल्ड्रन टू कम्युनिकेट इन ऑल ऑफ देम, थर्ड ऑप्शन सही है। वट इज मेंट बाय नेचर इन नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी। देखो नेचर बताना है कि नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी होती है, नेचर होती है जो प्रकृति हमारी, मतलब अंदर की जेनेटिक्स बायोलॉजिकल चीजें, हेरिडिटी, और नर्चर होता है जो एनवायरनमेंट मिला है हमें आसपास, अपने आसपास का एनवायरनमेंट, हमारा रहन सहन खान पान, ठीक है। तो नेचर बताना है कि क्या करता है, तो नेचर होती है बायोलॉजिकल थिंग, देखो द एनवायरनमेंट नहीं होगा, बायोलॉजिकल गिवंस और द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, हाँ सही है। टेम्परेंट ऑफ एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, कॉम्प्लेक्स फोर्सेस, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बायोलॉजिकल हो जाएगा। जो बिल्कुल जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम जो हमें मिला है वो होता है नेचर। मास मीडिया इज बिकमिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट। मास मीडिया के बारे में बताना है, तो मीडिया इज वेरी गुड वे टू एडवर्टाइज एंड सेल प्रोडक्ट, बात तो ठीक है लेकिन इस हिसाब से ऑप्शन को सही नहीं मान सकते।
सोशलाइजेशन इज डन बाय द पेरेंट्स एंड द फैमिली ओनली, ओनली आ गया तो वैसे ही नेगेटिव होता है, बिल्कुल काट दो। एक्सेस टू मास मीडिया इज ग्रोइंग एंड मास मीडिया इन्फ्लुएंसेस एटीट्यूड वैल्यूज एंड बिलीव्स, हाँ सही बात है। चिल्ड्रन कैन नॉट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद मीडिया, ये भी नहीं है, तो यही बात सही है। जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। हाउ चिल्ड्रन लर्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट, नॉट ट्रू बताना है। चिल्ड्रन लर्न इन क्लास ओनली, देखो नॉट ट्रू, मुझे यही लग रहा है। चिल्ड्रन लर्न व्हेन दे आर कॉग्निटिव रेडी, हाँ बिल्कुल सही, जब तैयार होंगे, थॉर्नडाइक का नियम भी है, तो जब तैयार होंगे तभी सीखेंगे। चिल्ड्रन लर्न इन अ नंबर ऑफ वेज, हाँ बिल्कुल कई नंबरों में सीख सकते हैं। चिल्ड्रन लर्न एज दे आर नेचुरली मोटिवेटेड, हाँ ये भी बात सही है, तो नहीं बताना था, तो यही हो जाएगा सही। चिल्ड्रन लर्न इन क्लास ओनली, क्लास में नहीं सीखते, हर जगह सीखते हैं, बिल्कुल हर जगह उनका जो एनवायरनमेंट होता है वहां से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज शुड अ प्राइमरी स्कूल टीचर अडॉप्ट टू मोटिवेट हर स्टूडेंट्स? प्रत्येक विद्यार्थी में अंक लाने के लिए नहीं, प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने, उन्हें पाने में उद्यम सहायता करना, पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना, मानक लक्ष्य स्टैंडर्ड गोल नेगेटिव वर्ड, ठीक है, और दंड देना नेगेटिव, तो दंड देना नेगेटिव है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के लिए अच्छी हेल्प देना, सपोर्ट देना, सहायता करना, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन? तो प्राइमरी होते हैं जो फैमिली और आसपास के पास पड़ोस, ये भी प्राइमरी एजेंसी होती है सोशलाइजेशन की। जब बच्चा छोटा होता है तो सबसे पहले इन्हीं के साथ इंटरेक्ट करता है, फैमिली मेम्बर्स, उसके जो माता पिता या घर में और जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, या फिर अपने आस पड़ोस में ही घुलता है। तो फर्स्ट जो एजेंसी होती है फैमिली, बाकी सारे सेकेंडरी और बाद में ही आते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। गिविंग चिल्ड्रन ग्रुप वर्क इज एन इफेक्टिव पेडागोजिक स्ट्रेटजी सिंस, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। एलिमिनेट, छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। एलिमिनेट, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं, हाँ बात ठीक है, बच्चे अपने काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं, तो थर्ड ऑप्शन ही सही हो जाएगा, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। नेक्स्ट है, चाइल्ड विद नॉर्मल इंटेलिजेंस शोज डिफिकल्टी इन रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंडिंग लैंग्वेज, इट इंडिकेट्स दैट अ चाइल्ड इज शोइंग सिम्टम्स ऑफ, रीडिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो बहुत बार बताया हुआ है। डिसऑर्डर, लर्निंग डिसऑर्डर कौन सा है ये, जो पठन विकार जिसको होता है उसको बोलते हैं डिसलेक्सिया, ठीक है, पढ़ नहीं पाता, उल्टे सीधे वर्ड पढ़ता है, सेम सेम टाइप के वर्ड, लकड़ी लड़की नहीं पढ़ पाता, ऐसे वर्ड्स वर्ड्स बिल्कुल नहीं पढ़ पाता, तो डिसलेक्सिया होता है। डिस्ग्राफिया होता है लिखने से रिलेटेड, एक लाइन में नहीं लिख पाता, बड़े छोटे लिख देता है, स्पेलिंग एरर भी करता है। डिसकैलकुलिया होता है मैथ्स से रिलेटेड, ठीक है, जो मैथमेटिक्स जो फॉर्मूले याद नहीं कर पाता, कंसेप्ट बिल्कुल समझ नहीं आते मैथ्स के, ठीक है। और डिस्परीक्षा होता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, तो इससे हमें डिसलेक्सिया यहाँ से आंसर सही है, पढ़ने और समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है। तो ये था 2015 का पेपर, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट पेपर के साथ, 2016 के पेपर करेंगे।